नमस्ते। आप मेरा कॉल लेकर इधर तक खुद गाड़ी चला कर आए, वो बड़ी बात है। आप इतना डाउन टू अर्थ हो दैट यू आंसर्ड माय कॉल। हर टाइम आप मेरे को सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दिया। सही है, लेकिन डिले हुआ है जो हमारा नवंबर सीज़न पे स्टार्ट होने का था, बट इवेंचुअली वो स्टार्ट हो रहा है। जून जुलाई पे टारगेट है अभी स्टार्ट करने के लिए। अभी ये जनवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ से हम लोग प्रिपरेशन करने का। मेरा नवंबर का जो आपने पोस्टपोन किया था वो किस वजह से पोस्टपोन किया, वो एक पूछने का था मेरे को। नवंबर में और दिसंबर में जो प्लांटेशन होता है उसका हार्वेस्टिंग अगले नवंबर दिसंबर में होता है, यानी 12 या 13 महीने में इसका हार्वेस्टिंग होता है। गन्ने का क्रॉप जितना ज़्यादा दिन आपके खेती में रहेगा उतना उसकी हाइट बढ़ती है, उसके पेयर्स बढ़ते हैं, नोड्स बढ़ते हैं, उसकी गर्थ बढ़ती जाती है, रिकवरी भी बढ़ती है। उस टाइप की वैरायटी अगर हमने लगाकर 12 महीने की जगह 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने तक अगर गन्ना हमने खेती में वैसे रखा, उसको बढ़ने दिया, तो नेचुरली उसका यील्ड बहुत अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ में जून जुलाई में प्लांटेशन करते हैं, अड़साली प्लांटेशन उसको बोलते हैं, और 18 महीने 18 मंथ्स के बाद उसका हार्वेस्टिंग होता है। तो हम 100 टन, 125 टन, 150 टन उसके ऊपर भी जा रहे हैं। इसका कारण वही है। तो आप जो नवंबर दिसंबर में लगाने वाले थे उसका एवरेज 50 टन 60 टन, इसके आगे ज़्यादातर नहीं जा सकता है। बहुत अच्छे फार्मिंग जो करते हैं वो 70-80 टन तक भी जा सकते हैं, लेकिन 2-4 महीने अगर पहले हमने गन्ना लगाया, उसको ज़्यादा एज मिला उसको बढ़ने के लिए, तो और उसका यील्ड अच्छा आता है। एक ही सीज़न में हम बोलते हैं उसका, जो 18 महीने हो तो उसको भी हम एक ही सीज़न बोलते हैं, उसमें ज़्यादा यील्ड मिल सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो कितना सीज़न है गन्ने के लिए? आप तो बोले एक नवंबर, एक जून, जुलाई हो गया। 3 सीज़न होते हैं। एक जून जुलाई का सीज़न होता है, उसको अड़साली बोलते हैं, जून जुलाई वाला। दूसरा होता है प्री सीज़न, अक्टूबर नवंबर का प्लांटेशन होता है, उसको प्री सीज़न बोलते हैं। और तीसरा होता है सीज़न, उसका प्लांटेशन होता है जनवरी या फरवरी में। ऐसे 3 सीज़न होते हैं। जनवरी फरवरी में लगाने वाला गन्ना भी काटता है फरवरी में ही, क्योंकि शुगर फैक्ट्री तब वहाँ बंद होती है बाद में, तो वो 12 महीने के बाद ही कटता है, 12 महीने से ही कटता है, उसका यील्ड कम रहता है। प्री सीज़न लगाते हैं तो 14 महीने में गन्ना कटता है, उसका यील्ड उससे थोड़ा अच्छा ज़्यादा मिलता है। और अड़साली जो हम प्लांटेशन करते हैं, जुलाई में प्लांटेशन करते हैं, उसको 18 मंथ्स मिलते हैं बढ़ने के लिए, तो नेचुरली इसका एवरेज बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन वो सीज़न उस एरिया में कैसे गन्ना आ सकता है वो देखकर तय करना होता है। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन मेरा थॉट में आया, जो आपने बोला जून जुलाई का सीज़न पकड़ा तो वो 18 मंथ्स तक, तो वही 12-13 मंथ्स को क्यों कट नहीं होता, वो 18 महीने तक क्यों खींचते हैं? जुलाई में अगर मैंने लगाया तो अगले जुलाई में उसको 12 महीने पूरे होंगे। करेक्ट। तब शुगर फैक्ट्री चालू नहीं रहती है, नवंबर में शुगर फैक्ट्री शुरू होती है। ओके, तो इसके लिए ड्रैग करते हो 18 मंथ्स तक? तो हम ड्रैग करते हैं इसके लिए कि शुगर फैक्ट्री को भी वो हार्वेस्ट होकर जाना चाहिए और यील्ड भी अच्छा मिलना चाहिए। यील्ड भी अच्छा मिलना चाहिए ना। तो इसी हिसाब से हम लोग नवंबर का सीज़न पकड़ा तो उसी को मैं 18 मंथ्स को पकड़ा तो तब तक वो वेस्ट हो जाएगा। नवंबर से 18 मंथ्स अगर गिनती करना है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अगले सीजन के मई में उसको 18 मंथ्स होंगे, तब फैक्ट्री नहीं चालू रहती है। फैक्ट्री लिमिटेशन है फैक्ट्री का, नवंबर से लेकर फरवरी तक ही फैक्ट्री चालू रहती है या मार्च तक, इसके अंदर उसका हार्वेस्टिंग होना चाहिए। So we are only that time open in sugarcane factory, November to March. ओके, क्यों उसी वक्त में क्यों खुलता है? लाइक डिमांड की वजह से? अगर जून जुलाई में फैक्ट्री शुरुआत करेंगे तो बारिश में गन्ना काट कर कैसे लाएंगे? नहीं ला सकते हैं। सितंबर तक तो बारिश रहती है, थोड़ी बहुत बारिश भी आई तो ज़मीन गीली रहती है, उसमें ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, उसको ट्रक अंदर नहीं जाएगा, वो लाएंगे कैसे, प्रोक्योर कैसे करेंगे? वो नहीं कर सकते हैं। नवंबर क्यों सीज़न अच्छा है? तो नवंबर तक वो ज़मीन सब सूखती है और वहाँ से गन्ना आसानी से लाते हैं। दूसरी एक साइंटिफिक एक बात है उसमें, नवंबर में कोल्ड सीज़न चालू होता है, अक्टूबर एंड में कोल्ड सीज़न चालू होता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने में जितना ज़्यादा कोल्ड उसको मिलेगा उतना उसमें रिकवरी बढ़ती है। ये साइंटिफिक रीज़न है। दिन का और रात का टेम्परेचर थोड़ा मिनिमाइज होना चाहिए, और टेम्परेचर 16 डिग्री तक अगर नीचे आ गया तो मान लीजिए कि उसमें रिकवरी का परसेंटेज बढ़ता है।
तो शुगर फैक्ट्री में रिकवरी ज़्यादा मिलती है, शुगर ज़्यादा बनती है, तो फार्मर लोगों को पैसे भी वो ज़्यादा दे सकते हैं। सर अभी आपने जो बोला 3 सीज़न है शुगर के लिए, वैसे ही मैं शुगर का ऑफिस में गया था, गवर्नमेंट का ऑफिस में, उधर वो लोग प्रमोट कर रहे थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो इस दोनों में यील्ड कौन सा बढ़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट वाले भी बोल रहे थे यू कैन पुट ऑल द ऑर्गेनिक मेडिसिन एंड यूर लाइक यील्ड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑन इट। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आने वाला है? पहले तो मैं फिर एक बार क्लियर करता हूँ कि इनऑर्गेनिक खेती नहीं होती है, इंटीग्रेटेड खेती होती है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिक्स करके किया जाता है। सिर्फ ऑर्गेनिक खेती जो की जाती है उसके बारे में एक पक्का ये है कि इन ऑर्गेनिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या केमिकल स्प्रेज हो, इसका बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। करेक्ट। सिर्फ ऑर्गेनिक बेस पे ही सब उस खेती में किया जाता है। जो गन्ने को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो भी ऑर्गेनिक से ही उसको दिया जाता है, उसकी नीड पूरी करने के लिए। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक पे काम करके करेंगे उतना गन्ने का यील्ड अच्छा आता है, लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जितना खर्चा हम करके गन्ने का यील्ड मिलता है उतना खर्चा करके ऑर्गेनिक में यील्ड नहीं मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने शुरुआत में 1995 से 2000 तक ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, उसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके साथ में एक अलग अलग हमारे यहाँ साइंटिस्ट थे, अलग अलग ट्रेडिशन में काम करने वाले, उनकी सब खेती मैंने किया है। जैसे हमारे यहाँ एक नेचुरल फार्मिंग करके बोलते हैं, पद्मश्री सुभाष जी पालेकर करके है, उनकी भी खेती मैंने उस टाइम पे किया था। एक बंदे थे कोकण साइड में, उनका खेती था, ऋषि कृषि उनको बोलते थे। वर्मी कंपोस्ट के ऊपर उनकी ज़्यादा खेती करते थे वो भी खेती मैंने किया था। सुरेश देसाई करके एक बेड़कियाल में है, शायद आप उधर गए होंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग वो करते हैं, वो भी मैंने करके देखा है। सब अलग अलग ऐसे करके 3-3, 4-4 साल मैंने ये किया है। ओके। और उसमें विद्यापीठ से जो निकला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वही फिजिबल है या इकोनॉमिकल भी है, उसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है, तो मैं वो करता हूँ। जो अभी आपका यूनिवर्सिटी जो बोल रहे हैं उधर से ऑलरेडी स्टडी कर रिजल्ट भी आ रहा है ऑर्गेनिक पे, हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे, इंटीग्रेटेड आपको सो व्हाई व्हेन द पैन इंडिया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, व्हाई दे आर नॉट प्रमोटिंग, व्हाई दे आर स्टिकिंग ऑन टू दिस? अभी सब जगह पे शुगर का ऑफिस है, हर स्टेट में ऑफिस में, दे नो व्हाट इज अ मैक्सिमम आउटपुट दे आर गेटिंग। तो आने का टाइम पे गवर्नमेंट को पता है आप हैं ऑलरेडी, आपको गवर्नमेंट आपको इतना अवार्ड दे रहे हैं, सो व्हाई महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड पर्टिकुलर स्टेट ओनली, व्हाई कांट दिस इज गेटिंग स्प्रेड टू पैन इंडिया? व्हिच वन? इंटीग्रेटेड फार्मिंग? यस, सब जगह तो यही चल रहा है, बट यील्ड नहीं मिल रहा है ना सर। हाँ, यील्ड न मिलने के कारण अलग अलग है। ओके, गवर्नमेंट तो सब ये दे रहे सब लोगों को, ये ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे यील्ड आता है करके, लेकिन आप जब फार्मिंग करते हो तो ये सब सीख कर फार्मिंग करेंगे। मेरे जैसे बंदा, मैं नहीं सीख रहा हूँ, मुझे नहीं करना है ऐसा, शायद मैं वो जो जैसे बोलते वैसे मैं खेती में काम नहीं करूँगा, तो मेरा यील्ड डाउन हो जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण ये जो नेचर अभी चल रहा है, लास्ट ईयर हमारे इतनी बारिश हो गई कि पूरे महाराष्ट्र में से 40% गन्ना खराब हो गया, बारिश में डूब ही गया, वो बाढ़ जो आई थी उसमें डूब गया। लास्ट ईयर 40% हमारा शुगर कम निकला है, शुगर ही प्रोडक्शन ही कम हुआ है। तो नेचर भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है अभी जैसे पहले चल रहा था, इसके लिए ये हो रहा है। गवर्नमेंट यही बोलता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिए, वो कौन से कि इसके ऊपर नहीं काम करते हो, सिखाते हो तो यही सिखाते हैं सब जगह। मैं ऑफिस गया था, उधर बोले थे अग्रीमेंट साइन करो, गन्ना हम लोग सप्लाई करेंगे, फर्टिलाइज़र हम लोग सप्लाई करेंगे, कब कब करने का। सो ये पूरा गवर्नमेंट दे रहा है, जो फार्मर उधर से ले रहा है ही ऑल्सो नोज दैट यही डालने का, यही महीने पे कट करने का इतना ही खर्चा है, इतना ही। तो उधर कहाँ गलती हो रहा है आपके हिसाब से? यील्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल कर दे रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं आपको, ये कैसे डालना है ये भी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, शायद आप वैसे डाल रहे हैं। यस, लेकिन बाकी का जो पॉइंट्स आता है, जो मुझे बोलने का था, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में 5 पॉइंट के ऊपर खेती होती है।
सॉइल की फर्टिलिटी उसने अच्छी की है कि नहीं ये देखना चाहिए, उसने गोबर का खाद दिया है कि नहीं दिया है ये देखना चाहिए, या ऑर्गेनिक मैन्योर दिया है कि नहीं ये देखना चाहिए, बैक्टीरियाज उसने सप्लाई किया है कि नहीं ये देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसने पानी कैसे उसको सप्लाई किया है। ओके। अगर मान लीजिए कि 2 महीने पानी उसने ठीक तरीके से दिया, तीसरे चौथे महीने में पानी ही दिया नहीं, 5वें 6ठे महीने में बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, नहीं गन्ना आएगा। यानी उसके जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो 5 पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर अगर उसने सब किया तो बिल्कुल टारगेट आ जाएगा। और साथ उसको मिलनी चाहिए, नेचर की साथ मिलनी चाहिए। तो ये सब उसने बहुत ही अच्छा किया। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ हमने किया था 150 टन वाला निकलने वाला गन्ना 25 टन भी नहीं निकला। पूरा पानी में 8-10 दिन पानी में बर्फ पड़ा था, वो सब टूट ही गए, उसमें नहीं बिल्कुल यील्ड मिला। यानी उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड है। लेकिन जो विद्यापीठ बोलते हैं, जो कृषि विद्यापीठ हमको बोलती है, जो गवर्नमेंट बोलते हैं, वो 5 पॉइंट के ऊपर हमने ध्यान देकर काम किया तो यील्ड बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक तरीके से आएगा। सर आप खुद फार्मर हो, आप खेती बाड़ी कर रही हो, आप शुगर केन को क्यों इतना डेवलप किया, अलग प्रोडक्ट क्यों नहीं किया, खाली शुगर इतना प्रमोशन क्यों? मैं थोड़ा सा लेजी किस्म का आदमी हूँ। खेती में ज़्यादा जाकर मुझे काम करना नहीं आता है। मेरी बॉडी देखकर आपको तो पता चलता ही होगा। मैं बंप के ऊपर खड़ा रखकर लेबर से काम करवाता हूँ। शुगर केन की खेती एक ऐसी है कि इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक दूसरा लीजिए कि ग्रेप की फार्मिंग, द्राक्ष बोलते हैं हम उसको, ग्रेप की फार्मिंग है। 3 महीने इतना उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, 24/7 इतना ध्यान उसके ऊपर देना पड़ता है। जरा बीच में बारिश हो गई उसका सब क्रॉप खत्म हो जाता है। जरा कोई धुके बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, फॉग जैसे होता है, सुबह सुबह जो आता है, मिस्ट आती है, मिस्ट जरा आ गया उसका दिमाग ही नहीं चलता, उसको काम ही करना पड़ता है, वो अलग अलग स्प्रे लेने पड़ते हैं। ग्रेप के फार्मिंग में 2-2 बार स्प्रे लेते दिन में। ये जो कर सकता है और उसके ऊपर ध्यान जो दे सकता है, बाकी कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, वही ग्रेप के फार्मिंग में सक्सेसफुल होता है। पोमोग्रेनेट लीजिए, उसमें इतने नए नए कीड़ आ रहे हैं कि पोमोग्रेनेट आता है कि नहीं आता है उसको पता ही नहीं चलता है आखिर तक। उसमें क्या बोलते हैं, वो एक जो कीड़ आ रही है उसमें वो जो अगर आ गई तो ट्रिप्स बोल के ट्रिप्स, हाँ, वो पोमोग्रेनेट का क्रॉप पूरा खत्म हो जाता है। वेजिटेबल ले लीजिए, वेजिटेबल आप बहुत अच्छा बनाते हैं, ये सब डिपेंड रहता है मार्केट के ऊपर। टमाटर 20 रुपए से भी किलो आप बेच रहे हैं आपके खेती में से, और 2 रुपए से भी दे रहे हैं, और कई बार तो लेता ही नहीं कोई, तो उठा कर आप फेंक देते हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ ठीक तरीके से मार्केटिंग का नहीं है, वो देखिए। तो